नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र पाल। और जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले वीडियो बनाता था, लेकिन मैंने बहुत टाइम से पहले इसको वीडियो को बंद कर दिया था, फिर से कंटिन्यूस चालू किया है। और मेरे चैनल का नाम है सर्वोत्तम एकेडमी विदर्भ। और मैं सबसे पहली क्लास यहाँ पर भूगोल की डाल रहा हूँ, जियोग्राफी की। और मैं एक साइड से पूरा भूगोल पढ़ाता चलूँगा, कंटिन्यूस वीडियो डाला करूँगा। शाम के टाइम ही पर डे वीडियो अपलोड किया करूँगा। ठीक, आइए अपन सीरीज चालू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जियोग्राफी शब्द। हम इस बात को जानते हैं कि भूगोल में जियो का मतलब होता है गोल और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। जिसमें किसी गोल चीज का अध्ययन किया जाए उसे भूगोल कहते हैं। अपन अर्थात कह सकते हैं जिसमें भूगोल के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मांड के बारे में। सबसे पहला इसमें चैप्टर लेते हैं ब्रह्मांड की। सबसे पहले चैप्टर है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार के ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। हमारा सबसे पहला चैप्टर है, न्यू चैप्टर है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के बारे में अगर बात करें अपन सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। चलिए, जैसे कि आपने देखा, मैं ऐसे इसका जो छोटा सा एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि ये कौन ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के अंदर में डॉट 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 ये मैंने गोले गोले बनाए, ये अपने न्यूट्रॉन। पहले ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड एक अनंत मार्ग बोल सकते हैं, जिसको पता नहीं कितनी दूर तक फैला हुआ है या कितने पास तक है, इसका कोई पता नहीं है। तो ब्रह्मांड के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मांड पहले क्या था। कई सारे खगोल शास्त्रियों ने अलग अलग प्रवाह से दिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन हम अभी वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध मत है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो है बिग बैंग थ्योरी का। तो हम बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके अनुसार बात करते हैं। आपको कई सारे बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कहा जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो साक्ष्य है ना, वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर देखने को मिलती है। तो आइए अपन ये देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कैसे हुई है। तो अपना आज का चैप्टर है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है और किस सिद्धांत के अनुसार है, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कहता है कि ब्रह्मांड एक पहले गैसीय पिंड था, जिसमें अचानक किसी कारणवश गैसीय विस्फोट हुआ। गैसीय विस्फोट होने के कारण उसमें इतनी मात्रा में या असीमित मात्रा में इतनी ऊर्जा निकली जिसका पता लगाना आज तक असंभव है। तो ब्रह्मांड में गैस एक छोटे से पिंड में अचानक इतनी मात्रा का ऊर्जा निकली जिसका पता लगाना आज तक असंभव हुआ। कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर में न्यूट्रॉन पाए गए और न्यूट्रॉन का अंदर विस्फोट हुआ, और न्यूट्रॉनों के अंदर विस्फोट हुआ और पूरे न्यूट्रॉन पूरे ब्रह्मांड में छा जाते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। उसके बाद कई सारे रीजन बता सकते हैं कि उसके अंदर में कई सारी गैसों का संकलन हो रहा था, जिसके कारण उस गैसीय पिंड का एकदम विस्फोट हुआ, वो असीमित मात्रा में ऊर्जा निकली उससे कई सारे। तो आइए सबसे पहले न्यूट्रॉन। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या बना? तो ब्रह्मांड में सबसे पहले न्यूट्रॉन बने। न्यूट्रॉन से ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड से तुम्हारे पास में ब्रह्मांड के अंदर में आकाश गंगाएं आती हैं। तो आपसे ब्रह्मांड कितना? एक। ब्रह्मांड एक है जिसके अंदर अरबों आकाश गंगा आती है। तो आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? न्यूट्रॉन से। और एक ब्रह्मांड के अंदर में कितनी आकाश गंगा आती हैं? तो कोई पूछे तो बता, अरबों। एक ब्रह्मांड के अंदर अरबों आकाश गंगा आती है, और अरबों आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा में अरबों तारे आते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि एक आकाश गंगा में कितने तारे आते हैं? अरबों तारे। अरबों तारों में से एक तारा है, उसका नाम हमारा सूर्य, जो हमारे पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। मतलब कह सकते हैं पृथ्वी एक ग्रह है जिसके सबसे निकट का अगर कोई तारा है तो वह सूर्य है। उसके बाद तो अलग अलग है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो वो दो तारे और भी आते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और डॉग स्टार। तो इसकी डॉग स्टार को, स्टार सेंचुरी को अपन आने वाले यूनिट में मैं पढ़ाऊंगा इसको। फिलहाल में आज मेरा पूरा फोकस रहेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर। तो ब्रह्मांड की पर अरबों तारे हैं, उन अरबों तारों में से एक कहते हैं सूर्य। कह सकते हैं सूर्य किसके अंदर आता है? आकाश गंगा के अंदर। एक आकाश गंगा के अंदर अरबों तारे आते हैं। उन अरबों तारे में से कहीं एक कोने में एक तारा, उसका नाम है सूर्य। सूर्य जो पृथ्वी ग्रह के सबसे निकट का तारा है। वैसे तो ब्रह्मांड में कई सारे तारे हैं, लेकिन पृथ्वी के निकट का
तारा है उसका नाम है सूर्य। सूर्य और हमारी जो आकाशगंगा जिसके अंदर सूर्य पाया जाता है वो हमारी आकाशगंगा नाम है दूत मेखला। दूत मेखला। कई सारे खगोल शास्त्रियों के अनुसार तुम्हारे पास हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला रखा गया है। कहा जाता है कि दूर से देखने पर वो दूधी रंग की दिखाई देती है, इसके कारण इसको दूध मेखला कहा जाता है। इसको इंग्लिश में मिल्की वे भी कहा जाता है। मिल्की वे कहा जाता है। इसका आकार है ना वो एक सर्पिल आकार है, इस तरीके से। हमारी आकाशगंगा कैसा है कि सर्पिल आकार है, इसलिए कहा जाता है कि जिसके अंदर हमारा सूर्य रहता है उस हमारी आकाशगंगा का नाम आकार कैसा है, आकार। तो इसका आकार कोई पूछे आकृति कैसी है तो इसका आकार है वो सर्पिल आकार है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अभी हाल ही में व्यापम ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो उसमें आता है आकाशगंगा त्रिभुज के समान, वर्ग के समान, सर्पिलाकार या तीनों। तो उसमें आंसर था सर्पिलाकार। जैसे स्टीवन हॉकिंग बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और कई सारे विद्वान हैं जैसे डबलिन है, उनके अनुसार कहा जाता है कि एक ब्लैक होल है जो हमारी आकाशगंगा के निकट में है। कई वर्षों के बाद बताया जाता है कि ब्लैक होल के अंदर हमारी आकाशगंगा धीरे धीरे जा रही है। कई वर्षों के बाद ब्लैक होल के अंदर भी जा सकती है, ऐसी घटना भी हो सकती है। और ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना जाना है जिसके कारण कहा जाता है कि हमारा जो हमारी पूरी की पूरी आकाशगंगा जो ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी। तो कई खगोल शास्त्री इसको नेगेटिव बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कई सारे बोलते हैं कि हाँ धीरे धीरे ब्लैक होल के अंदर बढ़ रही है। तो इसका साच कर ब्लैक होल के बारे में 2004 में डबलिन ने विस्तृत रूप में बताया है। ठीक है, अब आकाश गंगा को ये तो अपन ने देख लिया कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे। ये अब हमारे ब्रह्मांड के अंदर में अरबों आकाशगंगा है, उनमें से एक आकाशगंगा हमारी है, उसका नाम है दूध मेखला। हमारी आकाशगंगा के निकट में पहले एक आकाशगंगा थी, उसका नाम था एंड्रोमेडा। पहले एक आकाशगंगा थी उसका नाम था एंड्रोमेडा, और आज वर्तमान में सबसे निकट में है उसका नाम है डफार्क। तो वर्तमान में इसका मतलब क्या है कि हमारी आकाशगंगा निरंतर मूव कर रही है, यानी कि क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इससे कह सकते हैं कि डबलिन के अनुसार कहा था कि हमारी आकाशगंगा ब्लैक होल की ओर जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सही है, इस साक्ष्य से पता चलता, क्योंकि पहले सबसे निकट में कौन सी आकाशगंगा थी, एंड्रोमेडा, जो सबसे निकट में थी। अब वर्तमान में कौन सी है, डफार्क, जिससे पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा गतिशील है। ठीक, अब कई सारे विद्वानों के मानना है कि आकाशगंगा गतिशील है या नहीं है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं आज। जैसे कि आपको पता पड़ेगा, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। अपन सबसे पहले भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल के अंदर पहला चैप्टर है अपना ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रसिद्ध मत किसका माना जाता है, बिग बैंग थ्योरी का। और भी मत है लेकिन अपन सबसे ज्यादा मानते हैं वो बिग बैंग थ्योरी का, जिसके अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस जगह मिलती है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मांड के गैसीय पिंड था जिसके कारण एक गैसीय विस्फोट हुआ, जिसके कारण उसमें न्यूट्रॉनों से क्या बना, ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड के अंदर में एक ब्रह्मांड के अंदर अरबों आकाशगंगा आती है, अरबों आकाशगंगा में अरबों तारे रहती है। उन अरबों तारों में से एक तारा है सूर्य, और सूर्य हमारा तारा, उस आकाशगंगा का नाम क्या है, दूध मेखला, जैसे इंग्लिश में मिल्की वे बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद सूर्य एक तारा है, उसके बाद आता है ग्रह। कोई पूछे सूर्य किसे कहते हैं, सूर्य जो अपनी ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, स्वयं की ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, वो सूर्य है, यानी स्वयं प्रकाश देता है, वो सूर्य है। और ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, या जो भी कह सकते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको ग्रह कहते हैं। अलग अलग प्रवाह संबंधी हैं। कोई पूछे आकाशगंगा किसे कहती है, तो बता रहा ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें आकाशगंगा कहती है। एक को पूछे सूर्य किसे कहते हैं, जो आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें तारे कहते हैं। और ग्रह कहते हैं जो तारों की परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें गुरुग्रह कहते हैं। तो अपन वर्तमान में केवल 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह थे। 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया है नासा के द्वारा। उसको हटाने का रीजन ये रहा है कि
वो अपने ग्रह के, प्लूटो क्या ग्रह अपने निकटवर्ती उसके छोटे छोटे और उपग्रह थे वो बाकी परिक्रमा नहीं लगा रहे थे, इसके कारण तो उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। और कई सारे तथ्य हैं उसको हटाने के रीजन, जैसे अपन ग्रह पढ़ाएंगे तब उसको ज्यादा क्लियर पढ़ेंगे। क्लियर। आइए ग्रह की बात पढ़ेंगे अपन उपग्रह। जैसे कि हमें पता है ग्रह कितने कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कितने कहते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। हमें इस बात का पता है कि ग्रहों के बारे में कि 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों में सबसे सूर्य के निकट का ग्रह बुध है, फिर शुक्र है, इनके कोई अपने उपग्रह नहीं होते। उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनके सभी के अपने अपने उपग्रह होते हैं। इनको पढ़ेंगे अपन जब ग्रह पढ़ेंगे तब कि किसके कितने ग्रह, जैसे पृथ्वी का 1, मंगल के 2, ठीक इस प्रकार से। तो उपग्रह की बात अपन, और इसके बाद अपन उपग्रह की बात पढ़ेंगे धूमकेतु, उल्कापिंड और पिंड। इन तीनों, अब आप धूमकेतु किसे कहते हैं, उल्कापिंड किसे कहते हैं और पिंड किसे कहते हैं। दो ग्रहों के बीच में जो अचावनीय कण पाए जाते हैं उनको उल्कापिंड कहा जाता है। क्लियर, दैट्स ऑल। तो आपसे कोई पूछे कि ग्रह किसे कहते हैं, धूमकेतु, उल्कापिंड और पिंड, जो दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं उनको धूमकेतु, उल्कापिंड और उल्कापिंड कहा जाता है। नेक्स्ट आइए अब अपन देखते हैं बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कहा जाता है, कई सारे तो बताने कि बिग बैंग थ्योरी है ना संकुचित आकार की है। किसने कहा कि इसमें कोई गतिशील नहीं है, तो उस पर मत करते किस लेखक का क्या कहना है, यानी किस खगोल शास्त्री का क्या कहना है। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कहा जाता है गोल्ड एवं हर्शेल बॉडी, ये दो लेखक हैं यानी दो खगोल शास्त्री हैं। तो गोल्ड और हरमैन बॉडी, इनका कहना है कि पृथ्वी निरंतर गति करती रहती है, यानी कि हमारी पृथ्वी यानी हमारी आकाशगंगा हमेशा निरंतर गति करती रहती है, गतिशील है मतलब। ये किसका कहना है, इन खगोल शास्त्रियों का। और डॉक्टर एलन सेलिंडेज का कहना क्या है, ठीक है, कि ये संकुचन विमोचन में रहती है, ठीक। और कई सारे लेखकों का ये भी कहना, एफ जेब लेमिंडर नाम का ये खगोल शास्त्री है, उनका कहना ये है कि हमारी पृथ्वी सामान्य अवस्था में रहती है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि हमारी पृथ्वी सामान्य अवस्था में रहती है, ये किसने कहा है, 2000 में लगभग 2016 के बैच में ये क्वेश्चन आया था कि हमारी पृथ्वी सामान्य अवस्था में रहती है, किसने कहा है, एफ जेब लेमिंडर ने। आइए तो ये तो अपने पास आते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं सौरमंडल, और सौरमंडल में सबसे पहले पढ़ते हैं सूर्य को, क्योंकि कहा जाता है सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है, सूर्य को। तो पहले अपन सूर्य को पढ़ते हैं, सूर्य के बाद में फिर अन्य तत्वों को पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में। आइए सूर्य को पढ़ते हैं। ये सूर्य है, हमें इस बात का पता है कि सूर्य के बारे में सूर्य क्या है, तो सूर्य के बारे में कह सकते हैं जो अपनी ऊष्मा को उत्सर्जित करता है उसे सूर्य कहते हैं। और सूर्य को अगर सूर्य अपने तारे का नाम है जो अपनी ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। अब सूर्य के बारे में जुड़े कुछ तत्व हैं जो कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है, बाहरी 6000 सेंटीग्रेड। तो कोई आपसे पूछे कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है, बाहरी सतह, तो सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। 6000 सेंटीग्रेड की कई सारे व्यक्ति बताते हैं सूर्य की किरण 6000 सेंटीग्रेड की किरण है, तो पृथ्वी पर इतनी क्यों नहीं पड़ती है। उसका कारण है पृथ्वी पर एक ओजोन मंडल है जिसमें एक ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो कह सकते हैं कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना ओनली बाहरी सतह का तापमान है 6000 सेंटीग्रेड। इसके बाद आया था सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है जो 71% है लगभग में, हीलियम पाई जाती है लगभग में 26.5% है। इसके बाद अन्य तत्व पाए जाते हैं 2.5%। तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कि सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन, और दूसरे नंबर पर कौन सी, हीलियम। दोनों पे क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस, तो सबसे दूसरे नंबर पर कौन सी गैस। सूर्य के प्रकाश की गति, ये क्वेश्चन आता है कि सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है, प्रकाश की गति। तो आपसे पूछे सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन और आता है,
ये क्वेश्चन ये आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड, यानी अपन इसको कह सकते हैं लगभग में 500 सेकंड, लगभग में 500 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, लगभग में 500 सेकंड, या आप इसे बोल सकते हैं 8 मिनट 19 सेकंड। ये क्वेश्चन और बनता है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड, मतलब 90 सेकंड। तो चंद्रमा का आता है पृथ्वी तक में 90 सेकंड में, और सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी तक में 500 सेकंड में। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है। कई सारे खगोल शास्त्री बताते हैं एक समय के बाद सूर्य की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, यानी सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, ऐसा क्या कारण है कि सूर्य में ऊर्जा बनती है। तो सूर्य की ऊर्जा का कारण नाम की संलयन की क्रिया, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है। नाम ये आपको यही पता है कि सूर्य की कोई पूछे सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का कारण नाम की संलयन की क्रिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, नाम की संलयन की क्रिया के कारण ऐसा होता है कि सूर्य के अंदर में कई सारी गैसें टकराती हैं, उन टकराने के कारण सूर्य के अंदर में प्रकाश उत्सर्जित होता है, और जो पूरे सूर्य के पास में अगले पास के रहने वाले पूरे सौर मंडल को चमकाने का कार्य करता है। जैसे ग्रह के पास में अपना कोई प्रकाश नहीं है, जितने भी 8 ग्रह वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे कि पृथ्वी। आइए, सूर्य की उम्र कितनी है, ये क्वेश्चन आ चुका है। सूर्य की उम्र कितनी, 5 मिलियन वर्ष, 5 मिलियन वर्ष। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सूर्य की उम्र कितनी है, एज, सूर्य की एज है 5 मिलियन वर्ष। इससे ये क्वेश्चन और आता है सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो कोई पूछे तो बताए ना, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा। और अगर कोई जो पूछ ले यहीं पे सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना ज्यादा है, तो 110 गुना ज्यादा, इतना बड़ा है सूर्य हमारी पृथ्वी से। कह सकते हैं सूर्य की ऊर्जा कब तक रहेगी, भविष्य में आगे तक कब तक रहने वाली है, 10⁻11 वर्ष तक। तो अपन से कोई पूछे 10⁻11 वर्षों तक सूर्य की ऊर्जा प्रकाशित, मतलब सूर्य की ऊर्जा से अन्य ग्रह प्रकाशित होते रहेंगे। कई सारे खगोल शास्त्री धीरे धीरे सूर्य की ऊर्जा कम होती चली जाएगी, एक दिन ऐसा होगा सूर्य की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और पूरा सौर मंडल है जो सूर्य के आसपास का वो बर्फ में तब्दील हो जाएगा, और रहने वाले सारे जीव जंतु हैं वो सर्दी से ही खत्म हो जाएंगे। एक तरीके से अपन ऐसा कह सकते हैं। सूर्य के बारे में कहा था कि सूर्य की घूर्णन गति कितनी है, तो कोई आपसे पूछे ना कि घूर्णन में कितना समय लगता है, तो 5 दिन 3 घंटे 21 मिनट का समय लगता है। ध्रुवों पर उसके समय कितना लगता है, सूर्य को ध्रुवों पर घूमने में कितना समय लगता है, एक चक्कर लगाने में, तो 35 दिन ध्रुवों पर लगते हैं। तो आपसे कोई पूछे और सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। कई किताबों में इसमें लिखा है 49.6 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ पर अपनी आएगा ये चैप्टर था अपना सूर्य का। अगला चैप्टर होगा वो ग्रहों के बारे में होगा, और नेक्स्ट में शाम के टाइम वीडियो डाला करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और ये अगर कुछ गलती हुई हो तो मेरी ये पहली वीडियो है, अगर कुछ गलती हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उनको मैं अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।